पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पढ़ा जाता है 12th की फिजिक्स में, वो पढ़ा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट। तो जो भी इफेक्ट्स होंगे चार्ज के वो हम रेस्ट पे रख के पढ़ेंगे, तो उनमें से जो एक इफेक्ट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इट इज स्पेस अराउंड charge in which electric effects are experienced by other charge due to given charge। सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास एक कोई चार्ज दे रखा है, तो इट इज स्पेस अराउंड द गिवन चार्ज। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई एक चार्ज जो दे रखा है उसके चारों तरफ ये स्पेस रहेगा। मान लीजिए ये एक आपका चार्ज है प्लस क्यू, तो दूसरा चार्ज कोई यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये कितना इसके ऊपर इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स एक्सपीरियंस करेगा इस स्पेस में, ये इसकी इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैसे मेजर करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे। सो हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए, सबसे पहला जो तरीका है वो हमारे पास है वेक्टर अप्रोच। वेक्टर अप्रोच में हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको हम फिजिक्स के अंदर डिनोट करेंगे ई से, ये वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा जो तरीका है वो हमारे पास है स्केलर अप्रोच। स्केलर अप्रोच में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया लेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हम किसका आइडिया लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसको V से डिनोट करते हैं। और एक हमारे पास है ग्राफिकल अप्रोच, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता करने के लिए कि क्या वैल्यू है क्या नहीं है। ग्राफिकल अप्रोच, इसमें हम क्या करेंगे, लाइन ऑफ फोर्सेस को यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता करने के लिए। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में और तुम्हारे ग्राफिकल अप्रोच के बारे में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए अगर हमारे पास एक ये चार्ज है प्लस क्यू, इससे आर डिस्टेंस के ऊपर एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है आर। तो ये देखिए, इस क्यू चार्ज की वजह से ये वाला पॉइंट पी है, पॉइंट पी के ऊपर फोर्स कितना होगा, तो एफ पी जो होगा वो हमारे पास होगा के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब ये देखिए, ये अगर हमने इधर वेक्टर लगाया है तो इस वाली डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर भी ले लेंगे, तो ये हमने आर का यूनिट वेक्टर लिख दिया। अगर हम यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन से इस यूनिट वेक्टर को हटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू नॉट आर स्क्वायर आर वेक्टर और ये आर का मैग्नीट्यूड, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट आर क्यू। ये देखिए, ये हमारे पास आ गया फोर्स। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है ना पॉइंट पी के ऊपर, वो हमारे पास होती है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो हम इसको लिख देंगे एफ पी अपॉन क्यू नॉट। तो कितना आएगा ये, के क्यू नॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यू नॉट से क्यू नॉट गया, के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। ये देखिए, यहां से एक चीज और हमारे पास आई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे अगर आपको निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उस पॉइंट के ऊपर फोर्स निकालेंगे
और उस पॉइंट के ऊपर रखे हुए चार्ज से डिवाइड कर देंगे फोर्स को, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास वो आ जाएगी। तो यहाँ से एक डेफिनेशन और आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। जो एक डेफिनेशन और आई है वो क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है, अब ये देखिए इस Q नॉट को 1 अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, इफ Q नॉट इज 1, इफ Q नॉट इज 1 यूनिट और 1 कूलम, एक ही बात है 1 कूलम, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, विल बी इक्वल टू फोर्स एट दैट पॉइंट। तो यहां से डेफिनेशन एक डेफिनेशन और बन जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू electrostatic force of interaction experienced by unit positive test charge placed at that। ये आप ध्यान रखें फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे निकालिए तो आप उस पॉइंट के ऊपर सबसे पहले फोर्स निकाले और फिर उस पॉइंट पर रखे हुए चार्ज से आप डिवाइड कर दीजिए, उस पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू आ जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। सिंपली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लिख दिया, एक ही बात है। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उस पॉइंट के ऊपर सबसे पहले फोर्स निकालें, फिर उस पॉइंट पर रखे हुए चार्ज से डिवाइड कर दें, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, मान लीजिए प्लस Q है हमारे पास, इससे R डिस्टेंस के ऊपर एक Q नॉट रखा हुआ है, इस Q की वजह से इस Q नॉट के ऊपर जो फोर्स लगेगा ऐसे लगेगा, ये पॉइंट P मान लिया, तो ये हमारे पास फोर्स एट पॉइंट P। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो भी इसी डायरेक्शन में आएगी अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी डायरेक्शन में आएंगी, EP। और ये देखिए इसके ऊपर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर मान लीजिए नेगेटिव होता तो इसके ऊपर ऐसे लगता फोर्स, है ना। तो अब ये देखिए जो हमारे पास आया वो आया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P है वो है FP अपॉन Q नॉट, ये हमारे पास है। ये किसकी वजह से निकला हमारे पास, ये पॉइंट चार्ज की वजह से। किसकी वजह से, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर मान लीजिए इस पॉइंट चार्ज की जगह पे अगर यहाँ पे कोई एक्सटेंडेड बॉडी होती, मान लीजिए ऐसे, ये हमारे पास कोई एक्सटेंडेड बॉडी है, ये प्लस, और अगर ये एक्सटेंडेड बॉडी है और फिर आपको इस पॉइंट P के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती तो आप क्या करते, इस पॉइंट P के ऊपर। अब हम क्या करते कि इधर जो Q नॉट चार्ज होता है वो बहुत छोटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस Q नॉट चार्ज की वजह से ये अगर इस बॉडी के अंदर जो टोटल चार्ज है वो क्या हुआ है, तो इस Q नॉट चार्ज की वजह से क्या होगा कि इंडक्शन इफेक्ट्स होगा, और इंडक्शन इफेक्ट्स की वजह से क्या होगा कि ये वाला जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना ये चेंज हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट P के ऊपर इस ओरिजिनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से नहीं आएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बहुत छोटा करना पड़ेगा। और फिजिक्स में जो बहुत छोटा पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, तो इसको टेस्ट चार्ज करेंगे। और फिर अगर हमें इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस एक्सटेंडेड बॉडीज की वजह से, तो हम क्या करेंगे कि EP जो हमारे पास आएगी that will be equal to force at point P due to extended body upon Q नॉट। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि Q नॉट के ऊपर लिमिट लगा देंगे, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या दिखाएगा, ये दिखा रहा है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट्स होंगे इस Q नॉट की वजह से वो क्या होंगे, नेग्लिजिबल। ये जो लिमिट दिखा रही है क्या दिखा रही है कि इंडक्टिव इफेक्ट्स ड्यू टू Q नॉट इज नेग्लिजिबल, ये हमारे पास है। अब देखिए कि अगर यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की SI यूनिट निकालना चाहें, SI यूनिट जो हमारे पास होगी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की, SI यूनिट ऑफ E हमारे पास क्या होगी, ये देखिए फोर्स की क्या है न्यूटन, चार्ज की क्या है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम हमारे पास इसकी SI यूनिट आ गई। अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहें, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा इस E का, जो फोर्स का देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ML T-2, ये चार्ज है तो इसका AT। अब यहां से देखिए, यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा ML
इस t को ऊपर लेके जाएंगे तो t-3 a एम्पियर होता है, ये -1। तो ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। तो ये देखिए फोर्स ऑन गिवन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मान लीजिए कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऐसे इक्वली स्पेस्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख के हमें पता चल रहा है कि देखिए इनके बीच का जो स्पेस है वो ऑलमोस्ट सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। तो ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। कैसी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे मैंने क्या रख दिया कि एक प्लस, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है इसको मैंने E कह दिया। यहाँ पे एक प्लस चार्ज है, प्लस Q। क्या है ये? प्लस Q। तो अब ये देखिए, हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो होती है फोर्स अपॉन चार्ज। हमारे पास क्या है? F इज इक्वल टू QE हमारे पास आ गया। अगर ये क्या हो? पॉजिटिव होगा तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि जो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा F। अब मान लीजिए एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज वही है नेगेटिव -Q। अब देखिए इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू -QE। तो अब यहां से देखिए ये वेक्टर और माइनस का साइन, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो हमारे पास ऐसे आ जाएगा। तो अगर किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के अंदर अगर चार्ज रखा हुआ है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जिस पॉइंट के ऊपर वो चार्ज रखा हुआ है उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ देखेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ये यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू होगी वो यही होगी E। अब हम क्या करेंगे? इस चार्ज की और इस E की मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए, अब मोशन देखेंगे, चार्ज की मोशन कैसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर मान लीजिए आपके पास, देखिए अगर आपको मोशन डील करनी है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे पहले आप देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इसके ऊपर चार्ज q है। अब यहां से देखिए, अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है यूनिफॉर्म, तो इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स होगा वो कितना होगा? QE के बराबर, हमने अभी देखा। तो जो फोर्स होगा इसके ऊपर लगने वाला, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म है तो हमारे पास QE हो जाएगा। अब इसका मास कितना है? m। तो जो एक्सेलरेशन आएगा इस ऑब्जेक्ट का वो कितना आ जाएगा? फोर्स अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो QE अपॉन m। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा इस ऑब्जेक्ट का। अब अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स भी यूनिफॉर्म होगा। अगर फोर्स यूनिफॉर्म तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म। अगर ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, अगर ये हमारे पास यूनिफॉर्म है, तो हम क्या कर सकते हैं? न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी अप्लाई। अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं मोशन को समझने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम देखेंगे कि मोशन कैसे होगी। मान लीजिए ऐसे करके ये ग्राउंड और इधर एक ये दीवार है, ये ब्लॉक रखा हुआ है इधर, इसका मास m है, चार्ज q है। ये जो डिस्टेंस है इस ब्लॉक की इस दीवार से, ये आपको दे रखी है d। अब देखिए इस रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है। क्या है? E। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म है। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये वाला जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है, म्यू 0 है। म्यू क्या है? 0। अब आप
आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द टाइम टेकन, व्हाट विल बी टाइम टेकन बाय ब्लॉक ऑफ मास m टू स्ट्राइक विद वॉल। ये दीवार है आपकी। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यही हमारा बेसिक फंडा। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सेलरेशन, क्योंकि यूनिफॉर्म है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो अब एक्सेलरेशन अगर इसके अंदर यूनिफॉर्म होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो सबसे पहले आप इसके ऊपर देखिए फोर्स कितना लगेगा। जो फोर्स आएगा इसके ऊपर वो हमारे पास आएगा QE मास। अब एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन आ जाएगा फोर्स अपॉन मास, तो QE अपॉन n। अब ये देखिए, अब ये जो ब्लॉक डिस्टेंस कवर करेगा दीवार से टकराने के लिए वो d डिस्टेंस कवर करेगा। एक्सेलरेशन आपके पास है। अब आपसे पूछ रहा है कि आपको टाइम निकालना है, तो न्यूटन का कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, सेकंड। तो जो सेकंड इक्वेशन होती है S = ut + ½ at²। ये जो ब्लॉक है जस्ट रेस्ट से स्टार्ट करेगा, तो इसका मतलब u हमारे पास कितना हो गया 0, तो s 0, ये u 0 तो ut पूरा का पूरा 0। s कितना है, d है हाफ, a कितना है QE अपॉन m, यहाँ से t², तो ये 2m का आप इधर ले जाइए, 2md अपॉन QE। तो अब यहाँ से देखिए ये हमारे पास आ गया t²। अब हमसे टाइम पूछा है, तो टाइम कितना आ जाएगा √2md अपॉन QE। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और स्ट्रेट लाइन मोशन को कंबाइन करके आपने देखा कि न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस प्रोजेक्टाइल मोशन अब हम चेक करेंगे कि कैसे हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए अगर हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है, यहां से हमने एक चार्ज पार्टिकल को फेंका, वो ऐसे गया, इसका मास जो है चार्ज पार्टिकल का वो मास m, चार्ज q, और ये v0 से गया। तब ये देखिए, और ये ऐसे अपनी मोशन कवर करता हो ग्राउंड से आके टकरा जाएगा। अब देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर आपकी ऐसे है नीचे की तरफ, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऐसे है नीचे की तरफ यूनिफॉर्म है, तो जो G इफेक्टिव आएगा इस केस में, जो G इफेक्टिव आएगा, देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो पहले से नीचे से नीचे है, ये E नीचे, E जो E की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा इस मास m का वो कितना आएगा QE अपॉन m, और G पहले से नीचे था तो प्लस, दोनों सेम डायरेक्शन में तो प्लस, तो हमारे पास जो G इफेक्टिव आएगा वो ऐसे आएगा। अब ये देखिए, अब मान लीजिए इसी केस में क्या हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर ऊपर की तरफ स्विच हो जाए, इफ E is in अपवर्ड डायरेक्शन, तो हमारे पास जो G इफेक्टिव आएगा वो कैसे आएगा। अगर आपने नीचे की तरफ G को पॉजिटिव मान रखा है तो ऊपर वाला हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, तो -QE अपॉन m प्लस G, ये हमारे पास G इफेक्टिव आ जाएगा। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इससे रिलेटेड। मान लीजिए आपने एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कराया, क्वेश्चन क्या है, ऐसे एक ऑब्जेक्ट को आपने प्रोजेक्टाइल कराया, ऐसे जो इनिशियल स्पीड थी वो v0 थी, ऑब्जेक्ट था उसका मास m, चार्ज q, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है ये वर्टिकल है, ये वाला जो एंगल है ये अल्फा एंगल से आपने इसको प्रोजेक्टाइल कराया, ये वर्टिकल है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लाइन है वो वर्टिकल से बीटा एंगल बना रही है, बीटा एंगल। अब आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ मास m हैविंग चार्ज q, ये आपसे पूछा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे है,
वर्टिकल से बीटा एंगल बना रही है, तो इसका कंपोनेंट दोनों डायरेक्शन में होगा। एक हमारे पास ओरिजिनल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा ई साइन बीटा, क्योंकि एंगल तो इधर है ना, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वर्टिकल में ये आएगा ई कोस बीटा। अब देखिए, अब आपसे पूछा है और साथ के साथ जो हमारा जी है वो नीचे की तरफ रहेगा, ऐसे जी ऐसे रहेगा। तब देखिए जो नेट एक्सेलरेशन आएगा इसका वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आएगा, आपको पता है सबसे पहले देखिए हमें निकालना क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2u(i) अपॉन a(y). ये जो है ये हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी, u(i) जो है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, और ये क्या है, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। तो अब हमें ये दो चीजें निकालनी है, u(y) और a(y), आपका t आ जाएगा। तो देखिए u(y) हमारे पास क्या होगा, u(y) जो हमारे पास है वो है v0। इस v0 के अगर कंपोनेंट करेंगे तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा v0 cos अल्फा, वर्टिकल डायरेक्शन में जो आएगा वो आएगा v0 sin अल्फा। तो देखिए हमारे पास होगा 2v0 sin अल्फा। ay हमारे पास क्या होगा, ay जो होगा सबसे पहले तो हमारे पास g रहेगा। अब g प्लस चार्ज q है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में चार्ज q के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, q e, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कोस बीटा है, e कोस बीटा। हमने ये कर दिया q e कोस बीटा, ये फोर्स और मास m था तो डिवाइडेड बाय m, ये हमारा पूरा का पूरा ay आ गया। और ये जो आया ये हमारा आया टाइम ऑफ फ्लाइट, ये आ गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। ये जो था ये हमारे पास क्या था, ये u(y) था, और ये जो है ये ay है। सो दिस इज आवर आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती है। देखिए माइकल फैराडे ने क्या किया कि इसने लाइन ऑफ फोर्सेस को विजुलाइज करने में हेल्प की। मान लीजिए कोई चार्ज है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा, अगर वो हम विजुलाइज करने में अगर समर्थ हैं तो इसका मतलब हम चीजों को डीप में जाके पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या बोला माइकल फैराडे कि ये आपका प्लस चार्ज प्लस q, जैसे आप टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होता है, जैसे इसके पास लेके आओगे तो रिपेल करेगा ना, तो इसका मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। तो इसका मतलब ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे क्यों होगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज को ऐसे फेंकेगा अपने से दूर, और जो मोशन ऑफ द टेस्ट चार्ज है ना, द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज ही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बता रहा है कि ऐसे होगी। ये देखिए ये जो है ये लाइन ऑफ फोर्स है, किसकी वजह से, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों आया, ऐसा इसलिए आया कि अगर आप इसके पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आओगे तो इसको दूर फेंकेगा। अगर हम माइनस ले रहे हैं और इसके पास अगर आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आओगे तो वो अपनी तरफ खींच लेगा, तो इसलिए डायरेक्शन भी इसकी तरफ। तो ये है ड्रॉ करना है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है तो आप टेस्ट चार्ज को इनके पास लाके देखें, अपने आप पता चल जाएगा क्यों अंदर की तरफ आया और क्यों बाहर की तरफ आया। अब ये देखिए, अब हम क्या करेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये देखिए ये जो सिमेट्री है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, स्फेरिकल सिमेट्री है। चार्ज ऐसे होगा, आपका चार्ज हमारे पास कैसे होगा, ऐसे, और इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो ऐसे जाएंगी 360 डायरेक्शन में। तो स्फेरिकल सिमेट्री होती है चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अब देखिए कि अगर हम क्या करें कि हमारे पास डाइपोल हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे प्लॉट करेंगे। ये देखिए एक हमारे पास प्लस चार्ज है, इससे थोड़ी सी दूरी पे एक हमारे पास
माइनस चार्ज है। तो हमारे पास क्या होगा, प्लस से तो निकलती है, प्लस से माइनस की तरफ जाती है। अब हमारे पास प्लस से माइनस, ये जो रहेंगी जो चार्ज के सरफेस पे आएंगे नॉर्मल आएंगे। अब देखिए इस तरह की लाइंस ऑफ फोर्सेस आती है हमारे पास। ये नेगेटिव चार्ज है तो अपने अंदर की तरफ होगी जो लाइंस ऑफ फोर्सेस, और इसकी वजह से जो होंगी वो बाहर की तरफ से। कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, अपने आप हो जाएगा। ये प्लस चार्ज है तो बाहर की तरफ ऐसे, ये माइनस चार्ज है तो अंदर की तरफ ऐसे। देखिए अगर कॉन्सेप्ट आता है तो आप समझ सकते हो कि कहाँ पे आप सही प्लॉट कर रहे हो, कहाँ पे आप रॉन्ग प्लॉट कर रहे हो। यहाँ पे देखिए जो आपको देखना है वो क्या है, प्लस से बाहर जानी चाहिए, माइनस के अंदर की तरफ आनी चाहिए। देखिए हर जगह पे ऐसा ही है, तो ये डाइपोल की वजह से होगी। ये नेगेटिव चार्ज हो गया था, ये नेगेटिव चार्ज और ये डाइपोल। अब अगर आपसे पूछे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस, तो देखिए प्रॉपर्टी को अगर हम देखेंगे जो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस, तो जो पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, जैसे हमने अभी अभी देखा पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है, एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। दूसरा हमने क्या देखा कि जो लाइन ऑफ फोर्सेस जो रहेंगी ना, अगर मान लीजिए आपके पास ये हमारे पास एक लाइन ऑफ फोर्स है, अगर आपको इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो इस पॉइंट के ऊपर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, तो ये जो टेंजेंट है ना, ये बताएगी हमें इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन। ये हमारे पास क्या है, ये लाइंस ऑफ फोर्स है। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो आप उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम क्या करेंगे, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट any point on line of forces is given by tangent drawn at that point। अब एक बात और है जो कि इंपॉर्टेंट है, ये बात क्या कहती है कि क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को कट कर सकती है। मान लीजिए कट कर गई, एक ये लाइन ऑफ फोर्स है हमारी, दूसरी ये ऐसे आ गई, ये दूसरी लाइन ऑफ फोर्स है। अगर इस पॉइंट के ऊपर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो आप ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये ऐसे आएगी। देखिए अब एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो सकती है क्या, आप एक ही टाइम पे दो दरवाजे से निकल सकते हैं क्या, नहीं निकल सकते। तो यहां से हम लिखेंगे नेवर two lines of forces intersect each other। Why? Because tangents drawn at point of intersection gives two direction which is not possible। एक ही पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती, तो इसलिए
जो दो लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अब ये देखिए कि अगली प्रॉपर्टी क्या होगी कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो 0 रहती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो आप फोर्थ पॉइंट लिख सकते हो। देखिए जो फोर्थ पॉइंट आप लिखोगे वो क्या होगा हमारे पास कि लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर एग्जिस्ट इनसाइड कंडक्टर। अब एक बात और है कि ये जो हम चार्ज के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो प्लॉट करते हैं वो हमेशा जो सरफेस होता है ना चार्ज का या कंडक्टर का उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो लाइन ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब देखिए अब हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है लाइन ऑफ फोर्सेस की। अब जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी वो यही थी, नेवर टू लाइन ऑफ द फोर्सेस इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिव्स टू डायरेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल। अगर आपसे पूछे कोई क्वेश्चन कि मान लीजिए अगर आपको फील्ड लाइंस प्लॉट करनी है किसी भी दो ऑब्जेक्ट की वजह से तो आप कैसे प्लॉट करोगे? कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो पॉजिटिव चार्ज से क्या करेंगी, पॉजिटिव चार्ज से बाहर जाएंगे और नेगेटिव चार्ज की तरफ अंदर आएंगे। अब ये देखिए एक और प्रॉपर्टी बचती है जो सिक्स्थ है, एक बार वो देख लेते हैं कि आपने देखा कि जो चार्ज की वजह से प्लस चार्ज की वजह से ऐसे जा रही थी लाइन ऑफ फोर्सेस इन्फिनिटी की तरफ जा रही थी। ये क्या लूप बना रही है क्या? नहीं बना रही। तो आप एक प्रॉपर्टी और ऐड कर सकते हो, लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। अगर कहीं पे आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न सही है गलत है, अगर क्लोज लूप बना रहा है तो गलत हो जाएगा। अब देखिए अगर आपसे ऐसे कह दे कि ये हमारे पास एक मेटालिक प्लेट है और इधर एक आपने क्या रखा हुआ है, प्लस चार्ज रखा हुआ है, तो प्लस चार्ज की वजह से इधर इंडक्शन हो जाएगा, इधर माइनस चार्ज आ जाएगा। और आप कह रहे हैं कि आप फील्ड लाइन का पैटर्न प्लॉट करो। तो देखिए प्लस से तो बाहर जाएगा, अब प्लस से तो बाहर जाएगा ऐसे, लेकिन ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के सरफेस पे नॉर्मल आएगा ऐसे, इधर भी ऐसे देखिए और इधर ऐसे ऐसे। ये देखिए ये कंडक्टर का सरफेस है ना, तो इसके नॉर्मल आना चाहिए। माइनस चार्ज है तो अंदर की तरफ, ये प्लस चार्ज है तो इससे बाहर की तरफ। ये हमारे पास लाइन ऑफ फोर्सेस का पैटर्न हो गया। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, प्लस से बाहर जाएंगी और माइनस की तरफ अंदर आएंगी, कंडक्टर है तो उसके सरफेस के नॉर्मल जाएंगी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।